और हम लोगों ने एक ही मांग किया था कि जो भी एक वेतनमान जो इस राज्य के संविदा पर जो नियुक्त हैं उनको भी आप एक मानदेय मंथली तय कर देते हैं और दे रहे हैं, इनको भी एक फिक्स्ड वेतनमान आप निर्धारित करके दें। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और सभापति महोदय, मैंने 12 संशोधन दिया है। पहला संशोधन कहते हुए दुख भी हो रहा है, संक्षेप में बोलिए। बिल्कुल संक्षेप में बोलेंगे। दुख भी हो रहा है कि यह सदन पूरा गवाह है कि बिहार के वित्त अनुदानित जो डिग्री महाविद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, संबद्ध माध्यमिक अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हैं, इनके शिक्षकों का 7 से 8 वर्ष का अनुदान बकाया चल रहा है। और आपको सभापति महोदय स्मरण होगा कि आपने एक बार कहा भी था इसी सदन में, जब ये सवाल सभी सदस्यों के द्वारा उठाए जा रहे थे, तो आपने कहा था कि यहाँ इसका कोई निर्णय नहीं होगा, हम अपने चैम्बर में हम इसकी बैठक बुलाकर और इसका रास्ता निकालेंगे। बैठक हुई और आपको स्मरण होगा सभापति महोदय, उस बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे और हम लोगों ने सुझाव दिया कि हर साल पिछले 5 वर्ष के जो शिक्षा विभाग के जो बजट हैं उसके आंकड़े को देते हुए कि हर साल शिक्षा विभाग का जो बजट में एलोकेशन होता है उसको वह खर्च नहीं करता और साल के अंत में वह पैसा एक बड़ी राशि लैप्स कर जाता है। हम लोगों ने सारे सदस्य बैठे हुए हैं। कौन सी राशि लैप्स कर जाती है? जी, कौन सी राशि लैप्स कर जाती है? जो खर्च नहीं हो पाता अभी शिक्षा विभाग का बजट में जो एलोकेशन होता है। तो हम लोगों ने उसमें सर्वेश जी ने बाकायदे डाटा लाया था पिछले 5 वर्षों का शिक्षा विभाग कि पूरे इस वित्तीय वर्ष में ये राशि आवंटित थी, क्रमांकित थी बजट में, और पिछले 5 वर्षों से ये राशि लगातार इतनी बड़ी राशि लैप्स करती है। तो हम लोगों ने सुझाव दिया था कि आप विनियोग के माध्यम से वह बची हुई राशि जो लैप्स कर जाती है उसको वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लिए आप अनुमति लेकर और जो 7 से 8 साल के बकाये राशि है उसका भुगतान एकमुश्त कर सहमति बनी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिन 7 से 8 वर्ष का अनुदान इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का बाकी है। हम ये सोच रहे थे कि मंत्री सरकार का जब यह कमिटमेंट था, आश्वासन था, तो राज्यपाल के अभिभाषण में ये बातें शामिल होंगी कि ये 7-8 वर्षों के जो अनुदान है वह एकमुश्त भुगतान हम इस वित्तीय वर्ष में करेंगे, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। सभापति महोदय, वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थान जो हैं बिहार में, डिग्री इंटर माध्यमिक विद्यालय, अकेला यह संवर्ग है जिसको 2008 के बाद जो परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात सरकार ने स्वीकारी, स्वागत योग्य है। हम भी इसका स्वागत करते थे और कर रहे हैं। लेकिन वह राशि 2008 में तय हुई, 2 वेतन पुनरीक्षण हो गए पूरे देश के कर्मियों का, लेकिन वह राशि आज तक इनका पुनरीक्षित नहीं हुआ। और साथ ही साथ हम लोग यह भी मांग करते रहे हैं कि इनके जो आंतरिक स्रोत की आमदनी होती है, सरकार अनुदान देती है और आंतरिक स्रोत की आमदनी मैनेजमेंट उसको लूट कर हजम करता है। सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और इसे घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में अगर परिणत कर देगा तो सरकार को बहुत बड़ी राशि इस पर खर्च नहीं करनी पड़ेगी। पिछले दिनों चुनाव के पहले जो अंतिम सत्र था उसमें भी ये सवाल उठे थे और हम आभार प्रकट करते हैं कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बनाई। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, 4 महीने हो गए हैं। अभी तक रिपोर्ट, बैठक हुई कि ना हुई हमको तो नहीं मालूम। रिपोर्ट आना चाहिए था, जब बैठक ही नहीं हुई होगी तो रिपोर्ट कहां से आएगी। और हम लोगों ने एक ही मांग किया था कि जो भी एक वेतनमान जो इस राज्य के संविदा पर जो नियुक्त हैं उनको भी आप एक मानदेय मंथली तय कर देते हैं और दे रहे हैं, इनको भी एक फिक्स्ड वेतनमान आप निर्धारित करके दें। सरकार कमेटी बनाई और लगता है कि कमेटी के सदस्य सारे सोए, आज तक बैठक हुई नहीं। हम तो ये समझ रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 महीना पहले जो कमेटी बनी उसका रिपोर्ट जो सबमिट हुआ होगा वह उसकी चर्चा होगी, लेकिन इसमें नहीं। आगे बढ़िए, बहुत है आपका। जी हो जाएगा कल। साथियों, सभापति महोदय, हमने तीसरा संशोधन दिया है कि निःशुल्क छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति सहित जो शिक्षण शुल्क मिलते हैं उनको वो सीधे उनके खाते में, नहीं तो इस बीच में छात्र और छात्राएं बहुत परेशान होती हैं। तो इसलिए मेरा यह आग्रह होगा और संशोधन भी मैं दिया हूं कि उनके सीधे खाते में भेजने की बात की जाए। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछले दिनों अपने नीतिगत निर्णय के तहत प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय खोलने का निर्णय लिया और निर्णय लेकर जितने प्राथमिक या मध्य विद्यालय थे सबको उत्क्रमित कर दिया। और करने का नतीजा यही हम देख रहे हैं कि आज वह उत्क्रमित +2 विद्यालय पूरे बिहार में हर पंचायत में उत्क्रमित तो हो गए, लेकिन बदहाल स्थिति, न उसको जगह है न उसको जमीन है, और कैसे चल रहा है, केवल फाइलों में ये उत्क्रमित विद्यालय चल रहे हैं। हम समझते हैं कि बिहार में हर पंचायत में जितने विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं 80% विद्यालय में भवन नहीं है, जबकि सरकार ने स्वीकार किया था कि हम उत्क्रमित करने के बाद सभी ऐसे उत्क्रमित विद्यालयों में +2 बिल्डिंग बनाएंगे।
हम तो क्षेत्र में घूमते हैं, देखते हैं कि 2-2 कमरे, 3-3 कमरे में ये उत्क्रमित विद्यालय चल रहे हैं। एक कमरा है स्टाफ रूम, एक कमरा है ऑफिस। उत्क्रमित होने के बाद तो पैसा विद्यालयों में भेजा गया है, हम नहीं बनाए अभी तक। नहीं बात है, सभापति लेकिन बहुत महोदय, जगह बनाए। मैं इसको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा कि अब सरकार पिछले दिनों 2012 से बिहार में कुछ विद्यालयों को चुनकर जो माध्यमिक विद्यालय थे पहले से, उसको उत्क्रमित +2 में किया गया था। और वैसे विद्यालयों में सरकार ने शुरुआती दौर 2012-11-12 में यह निर्णय लिया था कि जिन विद्यालयों को हम उत्क्रमित करेंगे उनको हम भवन के लिए, उपस्कर के लिए पैसा देंगे, और सरकार ने दिया भी। और फिर बिहार में ये नौकरशाहों ने किस उद्देश्य से हेडमास्टर जो प्रधानाध्यापक के पास पैसा जाता था उसको बंद कर, और बिहार में ही शिक्षा विभाग ने एक आधारभूत संरचना निगम का गठन कर निर्णय लिया कि अब जो भी भवन बनेंगे वो यहीं से बने, आधारभूत संरचना निगम के द्वारा। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र में घूमकर देखें कि 2012-13 में जो राशि विद्यालय में भेजी गई थी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जो भवन बने थे वो, और आज जो कुछ आधारभूत संरचना निगम के द्वारा बनाए गए हैं, दोनों के भवन में आकाश जमीन का अंतर जिस ढंग से बन रहे हैं। और सबसे दुखद स्थिति जो एक और दिख रही है कि ऐसे उत्क्रमित विद्यालय जो हर पंचायत में उत्क्रमित हुए हैं, भवन की चिंता विभाग को नहीं है, लेकिन वैसे 2-3 कमरे में अवस्थित पॉइंट जो दिए हैं उसमें संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा। कुछ वास्तविकता भी जानने की जरूरत है। सदन का उत्तर भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका उत्तर होगा बीच में आने के बाद। खत्म कर देंगे, उसके पहले आपके बाद भी तो बोलने वाले हैं। बस हम 10 मिनट खत्म कर दीजिएगा। सभापति महोदय, मैं आपको केवल संज्ञान में देना चाहता हूँ सब पॉइंट कि अभी आज से 1 महीना पहले ऐसे सभी उत्क्रमित विद्यालयों में बड़ा स्क्रीन वाला, आपके इस हाउस में लगे हुए जो टीवी है, उतने बड़े स्क्रीन के टीवी 2-2, 3-3, 4-4 भेज दिए। साइंस लेबोरेटरी के लिए उपस्कर भेज दिए गए, टेबल भेज दिया गया, स्टूल भेज दिया गया, और उसको रखने की जगह नहीं है। हुआ तो 3 कमरा उस उत्क्रमित विद्यालय में है, एक कमरा इसी सामानों से भर गया है, वो स्टोर रूम बन गया। एक में शिक्षक प्रकोष्ठ है, एक में हेडमास्टर का ऑफिस है, और अब लड़के के पढ़ने की जगह उस विद्यालय में नहीं। और इन नौकरशाहों ने पता नहीं क्यों, जहां भवन नहीं है वहां भेजने का कोई मतलब नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था, वह जाके स्टोर हो गया। आज हमको लगता है करोड़ों रुपया शिक्षा विभाग का उसमें जाया हो रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मैंने यह भी एक संशोधन दिया था कि ऐसे जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं, एक समय सीमा के अंदर सरकार निर्णय ले और वहां +2 बिल्डिंग बनाए। सभापति महोदय, आप इससे अवगत होंगे कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, सभी अन्य विषय के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति और स्थानांतरण के प्रावधान किए गए, इनके स्थानांतरण के प्रावधान नहीं किए गए। कई बार शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने बात भी की थी और आश्वासन मिला था कि यथाशीघ्र इनके भी स्थानांतरण का प्रावधान हम इस शिक्षा कोष पर लाकर करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में ये भी सवाल रहेंगे। ठीक। सभापति महोदय, राज्य के प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, या +2 विद्यालय हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमने ये पहले भी ये मांग की थी कि इन शिक्षक, चूंकि शिक्षक जितना पुराना होता है उतना अनुभवी होता है, इसलिए जो हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए, और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, अनुभवी डॉक्टर के कारण ही उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा 67 वर्ष की गई है, उसी ढंग से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की भी सेवानिवृत्ति 67 वर्ष तक की जाए। सभापति महोदय, 7वां मेरा ये संशोधन है कि इस राज्य में जब सरकार बहुत दिनों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही थी, पूरे पद बिहार के खाली थे, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि जब तक हम रेगुलर बहाली नहीं करते हैं तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के आलोक में हम वहां अतिथि शिक्षक बहाल करेंगे। बहाली हुई, एक ये सुन लिया जाता सर। तो सभापति महोदय, तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम जो पद वैकेंट हैं उसके विरुद्ध में हम अतिथि शिक्षक बहाल करेंगे। बहाली हुई, बहाली की अर्हता क्या तय की गई कि जो यूजीसी के द्वारा जो अर्हता तय है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बहाली, रेगुलर बहाली होती है, वही अर्हता ये अतिथि शिक्षक रखते हैं, और आज वर्षों से काम कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक की सेवा को सुनिश्चित किया है, कई राज्य से उनकी सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने की बात कई राज्यों ने किया है। हम लोगों ने भी सदन में मांग किया, मंत्री से बात हुई, बैठ के हुई, आश्वासन मिला, लगता था कि हो जाएगा, चूंकि माननीय सदस्य, बस अब खत्म हो रहा है। 13 मिनट हो गए हैं, हो गया, 10 मिनट का 2 मिनट और मांगेंगे। तो और सभापति महोदय, ये
हम समझ रहे थे कि जब यूजीसी की जो अर्हता है, जो मानक है उनके शिक्षक की नियुक्ति के, जब उसी आधार पर ये यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर जिसको नियुक्ति का अधिकार हम यह सदन ने दिया है, उस एक्ट के तहत इन लोगों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से हुई। तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे थे कि इस पर चर्चा काफी चली है। सरकार भी एक तरह से अन्य राज्यों में जो अधिसूचना जारी थी उस आधार पर कुछ न कुछ समीक्षा करने की बात कही थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम सोच रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसे अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसकी चर्चा होगी, लेकिन नहीं है। इसीलिए मैंने इसका भी संशोधन डाला है। सभापति महोदय, आज जितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी सेक्टर के विद्यालय हैं, वहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब चीज ऑनलाइन ही कराती है। सरकार भी सब चीज ऑनलाइन ही मांगती है। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर का ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने संशोधन में यह भी मांग की है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत मदरसा विद्यालयों को भी, चूंकि वह भी सरकार के अधीन है और हर चीज, हर इंफॉर्मेशन सरकार तकनीकी माध्यम से ही मांग करती है, तो ऐसे संस्कृत और मदरसा विद्यालय जो हैं, मदरसा, उनको भी तकनीकी रूप से समृद्ध करने की जरूरत है। हम समझ रहे थे कि यह बात होगी, लेकिन नहीं है, इसलिए मैंने संशोधन में दिया है। सभापति महोदय, अब एक बड़ा सवाल है इस राज्य के लिए कि हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में आए थे, मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में साझा कर रहे थे और मांग रहे थे कि बिहार के इस पटना विश्वविद्यालय की ख्याति एक जमाने से है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। शीर्षक पढ़ दिया जाए, वहीं पर शीर्षक पढ़ जी। और अब तो वहां और यहाँ दोनों एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन वह नहीं था। हम इसकी भी मांग करते हैं। और साथियों, सभापति महोदय, आज मैंने देखा भी है पेपर में, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है कि राज्य के जितने भी निजी छात्रावास हैं, छात्र के, छात्राओं के, उसका निबंधन और सख्ती से निगरानी और सुरक्षा तंत्र उस पर विकसित किया जाए, यह भी आवश्यक है। और अंत में सभापति महोदय, मैं इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे, सबको बीपीएससी के माध्यम से या साक्षरता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है, किसी भी सेवा संवर्ग, जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक, प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक, जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए, तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था। और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और माननीय सदस्य श्री वंशीधर ब्रजवासी, एकदम आप ही पर बोलेंगे, कहाँ चिंता कर रहे हैं? संक्षेप में ही, क्योंकि सरकार का उत्तर भी होना है। जी, मैं महोदय, मैं सबसे कनीय सदस्य हूं, इसलिए इसके मुझे विशेष रूप से समापन करेंगे, आपकी कृपा चाहिए। परम आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस संशोधन पर ही मैं बोल रहा हूँ, काहे परेशान हो रहे हैं? सभी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है, संशोधन ही बोलेंगे ना। मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं सीधे सरकार की केवल आलोचनात्मक बात नहीं करूंगा और केवल सकारात्मक बातें ही मैं नहीं करूंगा। मुझे इस आसन की ओर से ऐसा सीट दे दिया गया जहाँ से मैं दोनों पक्ष को देखता हूँ और समालोचनात्मक बात करूँ। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से सरकार को हम धन्यवाद और बधाई देंगे, खुले हृदय से देंगे। बिहार में जो सरकार है, सरकार कभी, आज जो लोग विपक्ष में है उनकी कभी सरकार रही हो, आज जो सत्ता पक्ष में है पहले कभी विपक्ष में रहे हो, लेकिन जब कोई भी निर्णय यहाँ से लिया जाता है और जब पूरी दुनिया देखती है तो वह यही देखती है कि बिहार की सरकार ने क्या किया। वह यह नहीं देखती है कि किस पार्टी की सरकार ने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। इसको कौन खारिज कर सकता है? इसके लिए पूरी सरकार को, बिहार की एक जनता इसके लिए आभार व्यक्त करती है। लेकिन सरकार की जो भावना, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं महोदय, उसी में हम केवल संशोधन जोड़ना चाहते हैं। जब महामहिम राज्यपाल का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि
अब बिहार में शिक्षकों की संख्या, सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्त्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा या आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था वो शिक्षक मरणशील हो गए, वो मर गए थे। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणं मोहनं वस्तंगस्तंभ नुच्चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुक्तम। महोदय सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे। तब यह सुविधा सरकार दी, तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है या इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 है, इसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए महोदय सरकार जो संकल्प व्यक्त की है उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त किया है। ऐतिहासिक कदम है, अभूतपूर्व कदम है। सभी प्रखंडों में अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और विकसित बिहार जरूर बनेगा। परंतु चिंता होती है कि इसी सरकार के द्वारा, हम पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं करते, इसी सरकार की बात करते हैं। पिछले दिन आदरणीय जनक राम जी जब बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि ओ घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, और आपने कुछ नहीं किया। हम तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इतना तो मन में संकल्प था, एक विश्वास था, ऐसा सपना देखा कि घोंघा चुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब 2000 से अधिक विद्यालय, नवसृजित विद्यालय खोले गए और वे विद्यालय भूमि के अभाव में, भवन के अभाव में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए कि आखिर डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। और आप ठोक दीजिएगा तो सब लोग ठोक देंगे, क्या दिक्कत है। तो महोदय ये डिग्री महाविद्यालय जो खोलने का निर्णय है, जो प्राथमिक विद्यालय जो बंद हुए हैं, आदरणीय संजय बाबू भी बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विद्यालय जो है बहुत 2-2 कमरे में अपग्रेडेड हाई स्कूल चल रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर है। और वहां 13 वर्ष पहले गांव को विस्थापित कर दिया गया बागमती बांध बनने के बाद। गांव विस्थापित हो गए और यह विद्यालय इस प्रकार से झोपड़ी में चल रहे हैं। या जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप इसकी तहकीकात करिए। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा। और आपको जो विद्यालयों की बात हो रही थी उसमें सीतामढ़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहसौल मध्य, मेहसौल पूर्वी और उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी अपग्रेड करके बनाए गए विद्यालय मात्र 1.5 से 2 कट्ठा में चल रहे हैं ये विद्यालय। आखिर इसमें कैसे, भवन भी कहां से बना देंगे, बीएसआईडी क्या कर देंगे, ये कैसे बन सकता है? ऐसे मैं महज कुछ उदाहरण मैंने कुछ आपको दिया है। आपको आपके बिहार विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है बख्शी कॉलेज। बख्शी कॉलेज का भी विस्थापन आज तक नहीं हुआ, जो वह नदी की पेटी में चला गया। आप बताइए कि इस तरीके से कैसे हम लोग शिक्षा के इस संकल्प को सरकार पूरा कर पाएगी। महोदय जब शिक्षकों की बहाली हुई, इतने बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों को आपने 5,24,000 सरकारी शिक्षक बना दिए, और बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठता है कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पर आप काम किए हैं और 5 लाख से अधिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया, तो ये क्या मुट्ठी भर वित्त रहित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं? या किसकी बात हो रहे हैं? सबका साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है। इस पर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि बरसा दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनको भी राज्य साथ करके इनको भी आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और आपको डिग्री कॉलेज जहां खोलने हैं तो जितने भी पहले से महाविद्यालय हैं, हमेशा चर्चा आती है इस सदन में, और उनके पास में भूमि है, भवन है, करोड़ों का है, वह आप इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से जनरेट करने में आपको दिक्कत होगी। आप उसको निश्चित रूप से आप अपने अंदर अधीन कर लीजिए, राज्य सरकार के अधीन उसको कर लेना चाहिए, यह हम अपील करते हैं। महोदय सरकार अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पाती है, हम कुछ उपलब्धि जोड़ना चाहते हैं। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आपकी बात जो आप छोड़ते हैं वह बात हम आपको बताना चाहते हैं, जरूर नहीं थपथपाइएगा। संजय भैया से आग्रह है, टिप्पणी कर रहे थे। बिहार के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ महोदय, हम इस बात के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे कि इस राज्य के अंदर में और देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। गरीबों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने, इसी सरकार ने, यह जो सत्र बीत रहा है, इसी सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब लागू करने का काम किया सरकार। इसके लिए अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं क्यों नहीं थपथपा संजय भैया? मैं तो थपथपाना चाहिए आपको, हम आपकी बात कर रहे हैं।
आप इस बात को साधारण नहीं समझिए, आपका जो निर्णय था बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं चाहे जिस शिक्षा नीति की तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप बोलिए। एनसीईआरटी की किताब जब लागू कर दी गई, अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ रहे हैं बिहार के अंदर में, जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। लेकिन हम यह अपील करते हैं आपसे, आप 6ठी से 8वीं तक तो इसको लागू कर दिए, इसको 12वीं तक लागू कर दीजिए। मैं समझता हूं सभी बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे और बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यह हम आपसे आग्रह। चलिए, टाइम हो गया आपका। महोदय थोड़ा सा और वक्त दिया जाए। नहीं महोदय बस 2 मिनट और। ठीक है, 2 मिनट। महोदय हमारे क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि किनारे महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण में जो उल्लेख होना चाहिए था, एक और बड़ा काम हुआ, सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास। अब कुछ नहीं, बजे मान्य